तो दोस्तों, हम हमारे 11वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका दूसरा पाठ हमने प्रारंभ कर लिया है और मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसके शहरी जीवन की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया है। आज हमें मेसोपोटामिया के अंदर जो लेखन कला का विकास हुआ था उसके बारे में अध्ययन करना है। तो आइए हम हमारा लेखन कला का जो विकास किस प्रकार से हुआ है उसके अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। आपके सामने हेडिंग लगाई हुई है, लेखन कला का विकास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लेखन कला होती क्या है। सीधा सीधा सवाल है, इसका प्रयोग हमने कई बार कर भी लिया है, जीवन में कर ही रहे हैं। जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया वहीं से लेखन कला को शुरू कर लिया। लेकिन यदि अगर हमसे कहा जाए कि भाई लेखन किसे कहते हैं, लेखन की क्या परिभाषा है, तो हम इसकी परिभाषा एक विस्तृत और सुव्यवस्थित शब्दों में क्या लिखेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा को समझते हैं, लेखन की परिभाषा को। लेखन क्या है? ये हमारे उच्चारित स्वर या व्यंजन कह लें, उच्चारित ध्वनि है। क्या है? उच्चारित ध्वनि है, जिसे हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम विभिन्न दृश्य संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से? दृश्य संकेत, जिसको हम चिन्ह कह लें। दृश्य संकेत या चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम क्या कहेंगे? लेखन कला कहते हैं, के माध्यम से प्रदर्शन। तो वो क्या हो जाएगा? आपकी लेखन कला। आगे बात समझ के अंदर देखिए, सीधी सीधी परिभाषा हमने लिखी है कि उच्चारित ध्वनि, जिसे हम विभिन्न दृश्य संकेतों के माध्यम से, जैसे कि हमने लिखा अ, तो ये भी क्या है? एक दृश्य संकेत ही तो है। हमने अ को बोला और इसी अ को एक संकेत के रूप में लिखा, हमने लिखा क, ये भी क्या है? एक दृश्य संकेत है। तो हमारी उच्चारित ध्वनि को एक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? लेखन कला कहलाएगी। आई बात समझ के अंदर। अब देखिए, ये जो लेखन कला है, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। कहाँ की बात कर रहे हैं? मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मित्रों, ये जो लेखन कला है मेसोपोटामिया में, ये 3200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई है। कब से प्रारंभ हुई है? 3200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई है। और जो सबसे पहला लिखित दस्तावेज जो मिला है, प्रथम लिखित दस्तावेज कहाँ से मिल रहा है हमको? मेसोपोटामिया से मिल रहा है। और ये प्रथम लिखित दस्तावेज है क्या चीज़? ये एक पट्टिका है। क्या है? पट्टिका। मिट्टी की बनी हुई एक पट्टी है और उसके ऊपर कुछ संकेत, कुछ अक्षर जो है और जो चित्र है वो बनाए हुए हैं, और हम इसको सबसे पहला साक्ष्य मान रहे हैं, प्रथम लिखित दस्तावेज मान रहे हैं। आई बात समझ में? तो सीधी सीधी बात हमने की, लेखन कला किसे कहते हैं, और लेखन कला का जो पहला साक्ष्य मिल रहा है, लेखन कला का या लिखित दस्तावेजों का जो पहला साक्ष्य मिल रहा है, एक पट्टिका मिल रही है। क्या मिल रही है? एक पट्टिका मिल रही है। और ये पट्टिका हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। कब से हुई है? ये 3200 ईसा पूर्व की अस्तित्व में थी, जो हमें प्राप्त हुई है। ठीक बात है। अब देखते हैं कि इस पट्टिका के अंदर लिखा हुआ क्या है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, वापस यहाँ से हम लिखते हैं कि क्या चीज़ रही है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कि एक पट्टिका मिली। क्या मिली है? पट्टिका। और इस पट्टिका के ऊपर क्या बनाए हुए हैं? चित्र बनाए हुए हैं, संकेत बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ संख्याएं भी इस पट्टिका के ऊपर जो है वो लिखी हुई हमें प्राप्त हुई है। तो दो चीज़ें देख रहे हैं, चित्र और संख्याएं इस पट्टिका के ऊपर लिखी हुई हमें मिली है। ऐसी ही एक पट्टिका जो है हमें और मिली है उरुक नगर से। कहाँ से मिली है? उरुक नगर है, और उरुक नगर के अंदर एक मंदिर है। कहाँ है? उरुक के अंदर है। और क्या है? मंदिर। और इस मंदिर से हमें एक सूची मिली है। क्या मिली है? सूची प्राप्त हुई है, जिसमें चिन्ह बनाए हुए हैं, 5000 चिन्ह बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? 5000 चिन्ह। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3200 ईसा पूर्व के अंदर उरुक नगर का जो उत्खनन है, उससे हमें एक मंदिर से क्या मिली है? सूची मिली है, जिसमें 5000 चिन्ह बनाए हुए हैं। वास्तव में ये क्या है? मंदिर के अंदर आने वाली सामग्री और मंदिर से बाहर जाने वाली जो सामग्री है उसकी सूची है। अब ये मंदिर में आने वाली और बाहर जाने वाली का क्या माजरा है, इसको हम अगले भाग के अंदर समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो नगर स्थापित होंगे वो या तो किसी मंदिर को केंद्र में रख करके हो रहे हैं, या किसी व्यापारिक स्थल को केंद्र में रख करके जो है वो नगरों और शहरों का विकास हो रहा है। तो अगले भाग के अंदर हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे
कि जो चिन्ह है ये 5000 चिन्ह मंदिर के अंदर, वहां से सूची क्यों प्राप्त हो रही है ये अच्छे से समझ में हमको वहां पे आ जाएगा। हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, लेखन कला जो है वो विकसित हुई है किसके रूप में? चित्र के रूप में, संख्याओं के रूप में, संकेतों के रूप में। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेसोपोटामिया की लिपि है सर्वप्रथम जो हमें मिली है 3200 ईसा पूर्व के अंदर, वो किस प्रकार की लिपि रही है? वो एक चित्राकार लिपि रही है। कब मिली है? 3200 ईसा पूर्व की हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक बात। अब जब हमने लिखा है कि यहाँ पे साक्ष्य कितने मिल रहे हैं? 5000 चिन्हों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो अब हर एक चीज का चित्र बनाना और उसको संधारित करके रखना, उसको लिख करके रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ है? विकास हुआ है और एक नई लिपि हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं कीलाकार लिपि। कौन सी? कीलाकार लिपि, या इसका अन्य नाम मिलता है कीलाक्षर लिपि। कौन सी लिपि? कीलाक्षर लिपि। कीलाकार कहो, कीलाक्षर कहो, एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि ये जो कीलाकार लिपि है ये 2600 ईसा पूर्व के अंदर अस्तित्व में आती है। कीलाक्षर या कीलाकार लिपि। ठीक है। ये जो कीलाकार शब्द है ये क्यूनिफॉर्म नामक शब्द से बना है। कौन से शब्द से? क्यूनिफॉर्म। और ये क्यूनिफॉर्म जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक तो शब्द होता है क्यूनियस। कौन सा शब्द है? क्यूनियस। और दूसरा शब्द है आपका फॉर्मा। क्या शब्द है? फॉर्मा। क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर के शब्द बना है क्यूनिफॉर्म। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी। क्या अर्थ होता है? खूंटी। ठीक बात है। और फॉर्मा का अर्थ होता है आकार। ठीक है। तो खूंटी के जैसे आकार की जो लिपि है वो क्या कहलाएगी? कीलाक्षर या कीलाकार लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। देखिए ये क्या है? एक मिट्टी की पट्टिका बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? एक मिट्टी की पट्टिका बनाई हुई है। और इस पट्टिका के ऊपर जो है देखिए ये इस प्रकार से अक्षरों की खुदाई की गई है। तो ये इसके अंदर क्या किए गए हैं? खुदाई किए गए हैं किसी तीखी नोक वाले वस्तु से किए गए। तो इस प्रकार का जो कार्य किया गया है ये कौन सी लिपि कहलाती है? या कीलाकार लिपि कहलाती है। आई बात समझ के अंदर? तो हमने तो ये देख लिया कि लेखन कला हुई, और लेखन कला सबसे पहले चित्राकार रूप में थी और उसके बाद में यह है कीलाकार रूप के अंदर आ गई। अब ये जो कीलाकार लिपि है, जो कीलाक्षर लिपि है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता होगा? क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत सारे लिखित दस्तावेज मिले हैं मेसोपोटामिया से, तो उन सब को लिखने के लिए क्या प्रक्रिया रही होंगी उसको समझते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहला बिंदु मिलता है लेखन प्रणाली, कि भाई इसकी क्या लेखन प्रणाली रही होगी, किस प्रकार से उन्होंने इस लिपि को लिखा है। तो देखिए लेखन प्रणाली को अगर हम समझें तो हमें पता है कि ये कार्य किस पर किया जाता था? पट्टिकाओं के ऊपर किया जाता था। किस पर किया जाता था? पट्टिकाओं के ऊपर। ठीक है। अब इस पट्टिकाओं को लिखने का कार्य जो है एक लिपिक के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? एक लिपिक के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। हर एक व्यक्ति से कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका भी कारण है। देखिए अब हम समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या रही होगी, बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने चिकनी मिट्टी ली। क्या ली है इन्होंने? चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी को क्या किया है इन्होंने? गीला कर दिया। क्या कर दिया? चिकनी मिट्टी को गीला कर दिया। चिकनी मिट्टी और उसको गीला कर दिया पानी डाल करके। अब इसको गीला करने के बाद में इसने मिट्टी को गूंथा। क्या करेंगे हम? मिट्टी को गूंथना है। अब मिट्टी को गूंथ लिया। गूंथने के बाद में अब मिट्टी को गूंथ लिया है तो क्या करेंगे? वो इस मिट्टी, गूंथी हुई मिट्टी को थाप करके, क्या करके? थाप करके, थापना, थाप करके क्या करेंगे? चतुष्कोणीय आकृति के अंदर परिवर्तित कर देंगे इसको। क्या करेंगे? चतुष्कोणीय आकृति बनाएंगे इसकी। चतुष्कोणीय आकृति। अब ये चतुष्कोणीय की जगह दूसरी आकृति भी बनाई जा सकती है, लेकिन चतुष्कोणीय जैसे कि एक पुस्तक होती है तो चतुष्कोणीय उसको एक हाथ में पकड़ करके और आसानी से हम पकड़ सकते हैं और फिर उस पर लिख भी सकते हैं या उसको पढ़ भी सकते हैं। दोनों चीज़ों में उसमें क्या रहती है? सहूलियत रहती है। तो उन्होंने क्या किया? चिकनी मिट्टी ली, उसको गीला किया, फिर उसको गूंथा और थाप करके, जैसे कि ये मिट्टी है इसके ऊपर हाथ से थापूंगा तो ये चौड़ी होती जाएगी। तो इस प्रकार से उसको क्या बनाया? चतुष्कोणीय आकृति बनाई। अब सावधानी से इसकी सतह को चिकनी कर दिया। क्या कर दिया? इसकी सतह कैसी बनाई? चिकनी कर दी। ठीक बात। अब इसकी सतह चिकनी तैयार हो गई। अब क्या करेंगे ये लोग? सरकंडे की सहायता से, ये एक लकड़ी है, क्या है? सरकंडे की तीखी नोक से इस पे लिखने का काम करेंगे। सरकंडे की तीखी नोक से इस पर क्या करेंगे? खुदाई करते हुए लिखेंगे।
आ गई बात समझ के अंदर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सरकंडे की तीखी नोक से लिख लिया, तो अब ये क्या करेंगे, इसको वापस सुखाएंगे। क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाना है वापस, इसी चतुष्कोणीय जो आकृति हमने बनाई है जिसके ऊपर हमने लिख लिया है, उसको ये क्या करेंगे, सुखाएंगे। अब जब ये सुखाएंगे तो यहाँ से हमें दो फायदे हो जाते हैं। क्या दो फायदे होंगे, देखिए, सुखाने की वजह से एक तो ये हो गया कि अब ये जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन की तरह क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएगी। ये भी, ये जो आकृति हमने बनाई है ये भी मिट्टी के बर्तन की तरीके से क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। आई बात समझे, तो टूटेगी नहीं आसानी से। पहला तो फायदा ये हो गया इसको सुखाने का। और दूसरा फायदा देखिए, दूसरा फायदा क्या है, अब जब ये जो पट्टिका है वो सूख गई है तो अब इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, हम नया अक्षर नहीं लिख सकते। नया अक्षर जो है वो अब नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारिक सौदे वगैरह है उनमें अगर कोई चीज़ें, शर्तें का उल्लेख किया जा रहा है तो अब जब वो दोनों पक्ष सामने बैठे हैं तब लिपिक ने उसके ऊपर जो लिखना था वो लिख दिया। अब वो सूख गई और सूखने के बाद अब इसके ऊपर और कोई भी चीज़ें या कोई नई शर्त जो है वो लिखी नहीं जा सकती थी। आ गई बात समझ के अंदर। तो देखिए, अब सरकंडे की तीखी नोक की सहायता से इसके ऊपर क्या बना दिए, चित्र या संकेत वगैरह जो है उनको जो बनाने थे वो बना दिए। लेकिन अब इसकी एक और खास विशेषता है, इसमें जो चित्र बनाए जा रहे हैं या इसमें जो संकेत बनाए जा रहे हैं वो क्या किसी स्वर और व्यंजन की तरीके के हैं। जैसे कि हम हमारी भाषा को लिख रहे हैं तो हमने कुल स्वर और व्यंजन तय कर रखे हैं और उन स्वर और व्यंजनों के मेल से हम नए नए शब्द बनाए हैं और उन शब्दों का हम उपयोग करते रहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो ये जो चित्र और संकेत है किसको व्यक्त करते हैं, ये क्या स्वर और व्यंजन को व्यक्त करेंगे, यहाँ पर हमें उत्तर देना है, ये स्वर और व्यंजन को व्यक्त नहीं करते। तो किसको करते हैं भाई, ये सीधे अक्षर को व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे, एक अक्षर के लिए एक क्या होगा, चित्र या संकेत होगा। स्वर या व्यंजन के लिए ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी तक नहीं थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक अक्षर के लिए एक चित्र या संकेत रखना है तब तो ये अक्षर के लिए संकेत जो होंगे ये बहुत अधिक संख्या में होंगे। कैसे होंगे, बहुत अधिक संख्या में होंगे। और यही तो इस लिपि की एक कठिनाई है, क्योंकि इस लिपि को अगर लिखना है या इस लिपि को अगर पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर हमें अक्षरों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ता था। इसलिए उस समय की साक्षरता जो किस प्रकार की रही है उसका भी हम अगले बिंदु के अंदर अध्ययन करेंगे, तो ये कठिनाई वहाँ पे सामने आएगी। आ गई बात समझ के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ की लेखन प्रणाली किस प्रकार की रही है, लिखा कैसे, उन्होंने पट्टिकाओं को इकट्ठा किया, पट्टिकाएं ली, पट्टिका को बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, पट्टिका को कैसे बनाया उन्होंने, देखिए किसने बनाया, लिपिक ने बनाया। एक लिपिक वर्ग यहाँ पर कार्य कर रहा है जिसको सिर्फ क्या काम करना है, लिखने का काम करना है। उसने चिकनी मिट्टी ली, उसको गीला किया और उसको गूंथ दिया। आई बात समझ में। अब उसको थाप कर करके क्या कर दिया, उसको इसकी चतुष्कोणीय आकृति बना दी और इस आकृति की अब जो सतह है उसको क्या किया, चिकना किया, ताकि अब उस पर आसानी से लिखा जा सके। और फिर सरकंडे की सहायता से, सरकंडे की तीखी नोक होती है लकड़ी की, उसकी सहायता से उसके ऊपर चित्र और अन्य जो संकेत जो उन्होंने लिखने थे, जो उन्होंने तय कर रखे थे, वो उसके ऊपर उकेर दिए और फिर उसको क्या कर दिया, सुखा दिया। सुखाने से दो फायदे हो गए, एक तो ये क्या हो गई, कठोर हो गई, और दूसरा क्या हो गया कि अब इसके ऊपर कोई भी नया अक्षर जो है वो लिख नहीं सकते थे। आई बात समझ के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये इनकी क्या थी, लेखन प्रणाली थी। जो चित्र और संकेत इन्होंने उपयोग में लिए वो किसको व्यक्त करते थे, स्वर और व्यंजन को तो व्यक्त नहीं करते थे। किसको व्यक्त करते थे, अक्षरों को व्यक्त करते थे। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला भाग है साक्षरता। अगला भाग क्या है, साक्षरता की। यहाँ पर जो साक्षरता की स्थिति रही है वो किस प्रकार की रही होगी। तो देखिए, इसको एक नए पेज पर ले लेते हैं, साक्षरता को समझने के लिए। साक्षरता, साक्षरता की क्या स्थिति उस समय रही होगी ये देखते हैं। तो जब भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या है, अधिक मात्रा में है। चिन्हों की संख्या कितनी है, सैकड़ों की संख्या के अंदर ये चिन्ह यहाँ पर प्रचलित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आम लोग तो इसको पढ़ नहीं सकते। आम आदमी, जो साधारण आदमी है, उसके तो ये पहुँच से बाहर हो गया, पहुँच से क्या हो गया, दूर की बात आ गई। इसका मतलब हर एक व्यक्ति तो साक्षर जो है वो नहीं हो सकता था, क्योंकि चिन्ह बहुत ज़्यादा थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर
जो लिपि है, ये जो लिखी जा रही है पट्टिकाओं के ऊपर लिखी जा रही है। सूखने के बाद में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, इसका मतलब सूखने से पहले पहले लिखना है जो भी लिखना है वो। तो ये बहुत ही जल्दबाजी के अंदर करनी पड़ती थी, तीव्रता के साथ में इसके ऊपर लेखन का कार्य करना पड़ता था। तो अगर उसको समय लग गया या पहले से क्या लिखना है वो चीज़ें तैयार नहीं है तो फिर ये कोई काम की नहीं थी। इन दोनों कारणों की वजह से, और इसमें अत्यधिक कुशल व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है, हर एक व्यक्ति से लिखी नहीं जा सकती थी। तो इस कारण से जो साक्षरता का जो स्तर है वो क्या था, कम था। सिर्फ कुछ एक वर्ग था, वो वर्ग ही जो है वो लेखन कार्य से संबंधित रहता था। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ एक और भी बात है, हालांकि साक्षरता थी तो कम, लेकिन साक्षर होना गर्व की बात थी। क्या थी? साक्षर होना गर्व की बात में थी। अगर कोई पढ़ा हुआ है तो इसको क्या समझते थे? गर्व की बात समझते थे। तो यहाँ पर जो राजा और महाराजा जो इनके हुआ करते थे, इस साम्राज्य के जो राजा हुआ जो होते थे, उन राजाओं में से यदि कोई पढ़ लिख जाता था, पढ़ना सीख जाता था, तो वो इसके लिए अभिलेख लिखवाता था कि मैंने पढ़ना सीख लिया। इतने बड़े गर्व की बात ये मानी जाती थी। इसका एक उदाहरण भी यहाँ से हमें मिलता है। मेसोपोटामिया के अंदर ही यहाँ से एक महाकाव्य प्राप्त हुआ है, और महाकाव्य की जो अंतिम लाइनें लिखी गई है, कुछ अंतिम 4-5 लाइनें लिखी गई है, उनमें लिखा गया है कि इस महाकाव्य की पंक्तियों को सदैव याद रखा जाए, इन पंक्तियों को बड़े बूढ़े छोटों को सुनाएं, इन पंक्तियों पे सज्जन लोग विद्वान लोग आपस में चर्चा करें, इन पंक्तियों को पिता अपने पुत्र को सुनाएं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि इन पंक्तियों को सुनने के लिए ग्वाले, जो गाय मवेशी चराने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई को लेना देना नहीं है, लेकिन ग्वाले भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदैव अपने कान खुले रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा का उस समय बहुत ही बड़ा महत्व मान लिया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर शिक्षा का महत्व हम पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आज कम हो गया है? नहीं, आज तो उससे भी शिक्षा का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। और शिक्षा ही वो चीज़ है जो हमें हमारे असली मुकाम तक पहुँचा सकती है, हमारे भविष्य को जो है वो उज्जवल बना सकती है। तो हमें ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बने। मुझे कई छात्र ये पूछ लेते हैं कि सर ये वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ा ही टिपिकल है, हमको याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं बार बार। अरे तो भूल जाते हैं ना, क्योंकि इसके नाम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इसी वजह से भूल रहे हो। तो भूल जाने से क्या हो गया? तेरी भूल में तेरी हार नहीं है, क्योंकि तू इंसान है, भगवान नहीं है। भूलेंगे पर याद करो, फिर से याद करो, क्योंकि इतिहास संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। आ गई बात समझ के अंदर? तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा वापस से वहीं से प्रारंभ करते हैं, लेखन का प्रयोग। तो अगला भाग आएगा अपने पास। साक्षरता को हमने देख लिया, लेखन प्रणाली क्या थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे लेखन का प्रयोग। तो देखिए लेखन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर उस समय किया जाता था, इसके बारे में भी हमें कई सारे वर्णन मिले हैं। तो सबसे पहला देखिए महाकाव्य के अंदर अभी अभी हमने उल्लेख किया है कि वहाँ क्या लिखे जाते थे, महाकाव्य लेखन किया जाता था। तो महाकाव्य लेखन किए जाएंगे तो किसका उपयोग होगा? लेखन कला का उपयोग होगा। दूसरी चीज़ देखिए, वहाँ पे व्यापार किए जाते थे, तो व्यापारिक सौदे जो लिखे जाएंगे, आयात निर्यात भी चल रहा है, गांवों से शहरों के बीच में भी व्यापार चल रहा है। तो इस सब को चलाने के लिए एक संगठन है, और उस संगठन के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? व्यापारिक सौदों का लेखन भी किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए गणितीय अभ्यास करना है तो भी क्या करना पड़ेगा? हमें लेखन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए गणित को पढ़ना है तो क्या सिर्फ अपनी किताब को पढ़ सकते हैं और उससे गणित सीख जाएंगे? नहीं, गणित का क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास किससे होगा? लेखन से ही संभव होगा। तो ये कुल मुख्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहला आपके मैंने लिखा है महाकाव्य लेखन। इसके अंदर भी हमें एक यहाँ से दृष्टांत मिलता है कि उरुक नगर का राजा, कहाँ का राजा? उरुक नगर का राजा है एन मरकर। नाम क्या मिलता है हमें? एन मरकर, ये राजा का नाम है। ये जो उरुक नगर का राजा है एन मरकर, ये अपने उरुक नगर के मंदिर को सजाना चाहता है, उसमें कुछ विशेष जो है बहुमूल्य पत्थर जो है वो लगाना चाहता है। इसलिए एन मरकर जो है उरुक नगर का राजा अपने दूत को भेजता है। किसको भेजता है? दूत को। पास में ही एक पड़ोसी राज्य है अर्टा, क्या नाम दिया गया है? अर्टा। यहाँ पर अपने दूत को भेज रहा है, उसका दूत वहाँ जाता है। देखिए अभी तक सिर्फ लिपि तो है नहीं, लिपि नहीं है, अर्टा के अंदर कोई और भाषा बोली जा रही है,
जबकि उरुक के अंदर कोई और भाषा बोली जा रही है। दूत पहुंच गया अर्टा, जिसमें वर्णन मिलता है कि अर्टा तक पहुंचने में उसने 7 पर्वतमालाएं पार की और रात्रि के अंदर वो चंद्रमा तारों की रोशनी से जो है वो अपना रास्ता देखता था और दिन के अंदर वो सूर्य की सहायता से अपना रास्ता तय करता था। इस प्रकार से 7 पर्वतमालाएं पार की। उसने थीसा को पार किया, तो उसने जब पर्वत पर चढ़ा हुआ तो थीसा के लोग उसको चूहे के समान दिख रहे थे, उन्होंने उसको प्रणाम किया। इस प्रकार का एक महाकाव्य लिखा गया है। और जब ये अर्टा के शासक के पास में पहुंचा तो दूत ने अपने जो संदेश जो देने के लिए आया था अर्टा के शासक को, एन मरकर का जो संदेश था वो उसे सही ढंग से उसको व्यक्त नहीं कर पाया। वो उसको बता ही नहीं पाया कि भाई मैं किस वास्ते से आया हूँ, किस प्रयोजन से आया हूँ। तो जो बहुमूल्य पत्थर लेने के लिए आया था वो तो ये ले नहीं पाया। और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये जब कार्य नहीं हुआ तो दूत वापस कहाँ पहुँचा, एन मरकर के पास में पहुँचा। तो अब एन मरकर ने एक नई युक्ति अपनाई। एन मरकर ने क्या किया, एक पट्टिका तैयार करी। क्या तैयार करी है, एक पट्टिका तैयार करी है और उस पर चिन्ह बनाए हैं, कुछ लिखा है। कुछ लिख करके वो पट्टिका जो है उस दूत को पकड़ा दी। अब वो जो दूत है ये पट्टिका लेकर के पुनः कहाँ पहुंच रहा है, अर्टा में पहुंच रहा है। और फिर वहाँ वो उसका शासक जो अर्टा का शासक है उस पट्टिका को पढ़ता है और आश्चर्यचकित रह जाता है, अवाक रह जाता है कि ये किस प्रकार का एक नया प्रयोग किया गया है। तो इसका इस जो महाकाव्य जो लिखा गया है, इस एन मरकर की जो कथा लिखी गई है, इसमें ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि लेखन कला का विकास और व्यापार का विकास दोनों ही, और प्रारंभिक बिंदु भी, मतलब लेखन कला का भी प्रारंभ और व्यापार का भी प्रारंभ है, वो किसके द्वारा किया गया है, राजा के द्वारा किया गया है। यही बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो ये एक महाकाव्य लेखन है, इसका द्वारा भी लेखन का प्रयोग हुआ है। व्यापारिक सौदे किए जाते थे, उनमें भी लेखन का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अगली चीज आती है आपकी गणितीय अभ्यास। इस गणितीय अभ्यास को देखिए, एक चीज आपको समझाते हैं गणितीय अभ्यास क्या चीज है। ये जैसे कि आपके समक्ष एक चित्र है और ये जो पट्टिका तैयार की गई है, ये पट्टिका जो है आपके समक्ष, ये एक गणितीय अभ्यास की ही पट्टिका है। किसकी है ये, अभ्यास करता है कोई और उसके बारे में ही ये पट्टिका है, गणितीय अभ्यास की पट्टिका है। देखिए यहाँ पर अगर आप आसानी से देख पा रहे हैं, एक लाइन ये खींची हुई है इस प्रकार से, ठीक बात है। और इस लाइन के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए, ये एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया। ये यहाँ पर एक पुनः त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज के नीचे आधार के ऊपर ये जो है लाइन खींची गई है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर अंक लिखे हुए दिख रहे हैं, इस पूरे भाग के अंदर अंक जो लिखे हुए दिख रहे हैं, ये गणितीय अंक को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो आपको पट्टिका मिली हुई है, ये पट्टिका किससे संबंधित है, ये पट्टिका गणित के अभ्यास से ही संबंधित है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास के अंदर हमने मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा लेखन कहते हैं किसको है। सबसे पहले लिपि, चित्राक्षर लिपि थी 3200 के अंदर ईसा पूर्व के अंदर, और उसके बाद में किलाक्षर लिपि आ गई 2600 ईसा पूर्व के अंदर, जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक बात है। उसके बाद में हमने लेखन की प्रणाली को देखा कि किस किस प्रकार से पट्टिका तैयार की जाएगी और उसके ऊपर किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाएगा। किलाक्षर लिपि में हमने देखा कि जो अक्षर जो चिन्ह बनाए गए हैं वो किसी स्वर या व्यंजन को प्रदर्शित नहीं कर रहे, अपितु वो किसी अक्षर को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद में हमने इस लेखन कला के प्रयोग को भी देखा और साक्षरता की उस समय की क्या स्थिति थी, इस बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है, ठीक बात है। तो लेखन कला का जो विकास था वो हमारा मेसोपोटामिया का पूर्ण हुआ। अगले भाग के अंदर हम मेसोपोटामिया के शहरों के अंदर क्या विकास हुआ और शहरी जीवन में क्या विकास हुआ है और शहरी जीवन किस प्रकार से अस्तित्व में आया है, जिसमें हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहर है वो एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रगति कर रहा है, जबकि उत्तरी मेसोपोटामिया का जो एक शहर है वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रगति कर रहा है। तो दोनों को अलग अलग हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।